हाँ तो मेरे शेरों, जोश हाई है ना? दोस्तों ज़िंदगी में अपना जोश हाई रखना और कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना, बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में अचीव हो ही जाएँगी। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th का मैथ्स और क्लास 9 के मैथ्स की आपकी नई एनसीईआरटी की बुक आई है, वो है गणिता मंजरी और ये है आपका गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 8 जो है आपका सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस और ये है इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.3 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो ये दोस्तों इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइजेज यानी कि एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 प्लस साथ में जो आपकी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज होती है वो, प्लस इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सेम प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाए हैं दोस्तों वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाए हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा अरे ये तो मेरा डेली लाइफ का जो काम है मैं वही कर रहा हूँ। तो चलिए ये जो एक्सरसाइज़ है ये आपकी जीपी से रिलेटेड है। जीपी मीन्स आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? पिछली जो एक्सरसाइज़ेज़ थी उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जर्नल सीक्वेंस होते हैं जो आपके वो पढ़े थे। तो चलिए देखते हैं जीपी के पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। वैसे वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक बार रेडी टू यूज़ सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों जीपी क्या होता है, ये हमारा जो सीक्वेंस है उसकी एक स्पेशल टाइप है। जिसमें जो हमारी टर्म्स होती हैं, लाइक जैसे पहली मेरी टर्म 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ठीक है? तो जो मेरी सभी टर्म्स होती हैं, वो एक फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज़ हो रही होती हैं या फिर डिक्रीज़ हो रही होती हैं, ठीक है? देखिए, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म 4, तो अगर आप 4 एंड 2 का रेशियो निकालेंगे, 4 एंड 2, ऐसे ही अगर आप 8 एंड 4 का रेशियो निकालेंगे, ठीक है? ऐसे ही अगर आप 16th एंड 8th का रेशियो निकालेंगे, तो सबका रेशियो 2, यहाँ पे भी 2 और 2 आएगा। यानी कि इसमें जो भी नेक्स्ट टर्म है वो पिछली टर्म का 2 टाइम्स आएगी, ओके? ऐसे ही हो सकता है वो 4 टाइम्स आ जाए, ठीक है? और हो सकता है वो 1/2 टाइम्स आ जाए, ठीक है? तो जो ये रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो R से इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद एक होता है हमारा कॉमन रेशियो, दूसरा होता है हमारा ऑलवेज़ आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है? फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों? जैसे इस सीक्वेंस में मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसकी जो मेरी nth टर्म है मतलब मुझे n टर्म निकालनी है तो टी एन इज इक्वल टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय आर मीन्स इसका रेशियो और आर की पावर होगी n माइनस वन। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आर की पावर को मैं 5 - 1 तक कैलकुलेट करूंगा यानी कि 4 तक कैलकुलेट करूंगा। चलिए दोस्तों बाकी सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। आपको एक जीपी की 12 टर्म निकालनी है विद रेशियो, कॉमन रेशियो इज ओके। तो आपको गिवन क्या है, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 2 एंड एट्थ टर्म इज 192, ठीक है? एट्थ टर्म इज इक्वल टू 192। सो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज करेंगे टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन, ओके? सो टी एन एट्थ, एट टर्म क्या है, इसको हम एट टर्म के लिए यूज करेंगे दोस्तों। एट टर्म है आपकी 192, तो टी एन की जगह पे आएगा आपका 192। ए आपको नहीं पता है यहाँ पे, ओके? तो यहाँ पे आप करने से पहले लिख भी सकते हैं दोस्तों, लिखना ही चाहिए आपको। एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होगा और जितना एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन आंसर शीट चेक करने में कम दिमाग लगाना पड़ेगा उतने ही आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो लिखना है आपको यूजिंग द एट्थ टर्म इज इक्वल टू 192 एंड इसको रख लीजिए अपना इक्वेशन वन एंड इक्वेशन वन, ठीक है? सो 192 इज इक्वल टू ए एंड आर की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो ये आएगा 2 रेज टू पावर एन। एन की वैल्यू यहाँ पे 8 थी तो ये आ जाएगा 8 माइनस वन। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, 192 इज इक्वल टू ए इंटू 2 रेज टू पावर 7, ओके? तो देखिए अब आप ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 रेज टू पावर 7 को 192 के नीचे ले जाइए, डिवीजन में आ जाएगा ये, ए इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 7, ठीक है? दोस्तों 2 रेज टू पावर 7 आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, थ्री टाइम्स 2 इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6 इंटू टू। अब इसको आप 2 से कट करते जाइए, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, देन 24, देन 12, देन 6, देन
आपका 3। अब 3 और 2 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों मेरी 3/2। ओके, एंड आर इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी पता है। सो आपका क्या, कौन सी टर्म निकालनी है दोस्तों हमें? हमारी 12 टर्म निकालनी है। देखिए, देख लीजिए एक बार फिर से। हाँ, जीपी की 12 टर्म निकालनी है, तो चलिए कर देते हैं इसको। सो T12 इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1 इज इक्वल टू ए इज 3/2। ये रहा ए इज इक्वल टू 3/2, 3/2, एंड आर इज 2 एंड एन इज आपका 12 है, 12 - 1 है, सो 3/2 इंटू 2 रेज टू पावर 11। ठीक है, तो क्या यहाँ तक छोड़ सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को? आपको नहीं छोड़ना चाहिए यहाँ तक, पूरा आपको कैलकुलेट करना है इसको, क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको जनरली रूल बता रहा हूँ, मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। और फास्ट के लिए आप क्या कर लीजिए, 1 से 20 तक की जितनी भी टेबल हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है, एकदम से नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आप ऐसा कीजिए कि आपको 2 दिन में एक टेबल याद करनी है। ठीक है, उसके बाद आप 1 से 20 तक के सभी स्क्वेयर्स याद कर लीजिए। उसके बाद आप 1 से 10 तक के सभी क्यूब्स याद कर लीजिए। और उसके बाद आप जो, जैसे 2 है, तो 2 की पावर अप टू 2 रेज़ टू पावर 10 तक क्या होता है वो याद कर लीजिए। वो वैसे निकालना भी बहुत ईज़ी है, मैं आपको भी बता दूँगा। 3 की पावर 3 की पावर 6 तक याद कर लीजिए। ठीक है? तो चलिए देखिए, अभी देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, ये है 2 रेज़ टू पावर -1, ये है एक 2 आपका डिनोमिनेटर में है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है? तो इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 11। तो ये दोस्तों पावर ऐड हो जाती हैं हमारी, 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 10। अब मुझे 2 रेज़ टू पावर 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है? दोस्तों, वैसे मुझे पता है इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। ठीक है? अब इसको 2 से करते रहिए। 32 इंटू 2, 64 इंटू 2, 128 इंटू 2, 256 इंटू 2, ये करेंगे तो ये आएगा 512 इंटू 2 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, अभी देखिए 2 की पावर कैलकुलेट कर लेंगे हमने। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 से 10 टाइम्स करना है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 2 रेज टू पावर 10 क्या हो गया है? 1024। ओके, 3 इंटू 1024, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 3072। ये होगी इसकी 12th टर्म। ओके, तो चलिए अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। आप इसको कीजिए इन गिवन जीपी। देखिए, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? a इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू, आर दोस्तों होता है हमारा हमेशा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। यानी कि अगर आपको आर निकालना है, आर इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1, या फिर A3 डिवाइड बाई A2, या फिर A4 डिवाइड बाई A3। यानी कि जो आपकी बड़ी टर्म है, मतलब जो आपकी सेकंड टर्म है, उसको पिछले वाली टर्म से डिवाइड करना है। कोई भी आपकी nth टर्म है, यानी कि an डिवाइड बाई an-1। ठीक है, तो आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 5। सो आर आ गया आपका 5। सो ए इज 5 एंड आर इज ऑल्सो 5। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, अब ये कहते हैं आपको 10th टर्म निकालनी है। ओके, तो 10th टर्म हमें वी नो दैट टी एन मीन्स आपकी जर्नल टर्म कोई भी, या आप ए एन भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n-1। ठीक है, ये आपका, इसने nth टर्म निकालने के लिए बोला था, तो ये आपका nth टर्म आ गया है यहाँ पे। ठीक है, nth टर्म आपकी आ गई है, ये आ गया आपका nth टर्म। ये अब आपको निकालना है क्या? 10th टर्म। चलिए, सो A10 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है दोस्तों हमारी 5 इंटू आर। आर क्या है? आर की वैल्यू भी है हमारी 5, आर की वैल्यू भी हमारी 5, इज पावर क्या होगी? 10 - 1, 10 - 1। ओके, 5 इंटू 10 रेज टू पावर
ओके, नो 5 इंटू 5⁻9 और ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये 5 की पावर 1 है और ये 9 है और दोस्तों जब हमारे बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो दोनों, तो हमारी पावर ऐड हो जाती है, ठीक है? 10। तो या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ तक लिख दीजिए क्योंकि इसको कैलकुलेट करना काफ़ी लंबा हो जाएगा और अगर आपको फिर भी करना है तो कर लीजिए। चलो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है? तो देखिए 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 होता है आपका 125, ठीक है? तो ये आ गया आपका 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3, ओके? इंटू 5 कितना आएगा? 625 इंटू 5 कितना आएगा? 625 का 3125, ओके? तो 3 ये आ गया 5 रेज़ टू पावर 4, ये आ गया 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है? अब देखो दोस्तों, ये आ गया मेरा 5 रेज़ टू पावर 5। अभी अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर इसको ऐसे 5 टाइम्स और करता हूँ, ठीक है? यानी कि इसको 5 से फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 बार और 5 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 5 रेज़ टू पावर 10 कितना होगा मेरा? 5 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5, ठीक है? तो मेरे पास 5 रेज़ टू पावर 5 आ गया है, यानी कि 3125 को अगर मैं 3125 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा और दोस्तों ये आंसर क्या आएगा मेरा? काफ़ी लंबा-चौड़ा आंसर आएगा 9765 एंड 625, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 9765625, ठीक है? दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करो, पहले इस क्वेश्चन को यहां तक निकाल के छोड़ दो, 5 रेज़ टू पावर 10 तक निकाल के छोड़ दो और उसके बाद आप अपने सभी बाकी क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपके 10 क्वेश्चन हैं टोटल, ठीक है? और ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप क्या करना, इसको यहाँ तक निकाल के छोड़ दो। उसके बाद जब आपके पूरे 10 तक क्वेश्चन हो जाएँ और आपके पास और भी टाइम बचा है, तो फिर आप वापिस आओ और इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दो, ठीक है? चलिए, आगे करते हैं। आह, ए सीक्वेंस इज़ गिवन बाय द रिकर्सिव टर्म, ठीक है? दोस्तों रिकर्सिव फ़ॉर्मूला क्या होता है? रिकर्सिव रूल क्या होता है? जिसमें हमारी जो nth टर्म है, वो n-1th टर्म के ऊपर उसकी वैल्यू, अगर मुझे nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे n-1th टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे 5th टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है? उसको बोलते हैं रिकर्सिव रूल। ये कहता है T1 इज़ इक्वल टू 2 एंड Tn+1 इज़ इक्वल टू 3n माइनस दिस, व्हिच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज़ 730, ओके। अब इसको इसने हमें सीक्वेंस की टर्म दी है और ये हमसे पूछ रहा है कि अ ये क्या है? मीन्स ये कौन-सी टर्म आएगी? 730th कौन-सी टर्म आएगी? तो चलिए दोस्तों करते हैं। देखो, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? T1 क्या है दोस्तों हमारा? गिवन है हमें 2, ओके। अब मैं करता हूँ, ओके, और मुझसे पूछा है इसने Tn+1 इज़ इक्वल टू 3Tn-2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ठीक है? तो चलो, अब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ इसमें। फॉर n इज़ इक्वल टू 1, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 1 1 विल बी Tn+1+1 इज़ इक्वल टू T2 इज़ इक्वल टू 3T1-2 एंड T1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? T1 की वैल्यू है मेरी 2, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। 3 इंटू 2 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना आ गया? 4 आ गया और ये क्या हो गया है? T1+1 2, T2 की वैल्यू कितनी हो गई है? 4, ओके। सो T2 की वैल्यू है हमारी 4। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें कुछ सीक्वेंस बन रहा है क्या? 4n T2 की वैल्यू होगी दोस्तों हमारी 4 और अब देखते हैं हम T, अभी दोस्तों हमने क्या किया था? n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया था। सो 4n इज़ इक्वल टू 2, ठीक है? तो n इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो T2+1 इज़ इक्वल टू 3 T2-2, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? T3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू T2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? T2 की वैल्यू है मेरे पास 4 इंटू 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 12 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 10। सो T3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, T3 इज़ इक्वल टू 10, 10, ठीक है दोस्तों, ये ट्वाइस हुआ और फिर ये ट्वाइस प्लस 2 हो गया। तो अभी तक हम मुझे कोई पैटर्न इसमें दिखा नहीं है, ना तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ना मेरा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो मुझे इसकी वैल्यूज़ ऐसे ही निकालनी पड़ेंगी
देखने के लिए कि जो मेरी 730 है वो मेरी कौन सी टर्म आएगी। t इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 रखता हूँ मैं, तो t 3 प्लस 1 आ जाएगा और क्या आएगा मेरा यहाँ पे 3 t3 माइनस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 3 और t3 की वैल्यू क्या है, t3 की वैल्यू है मेरी 10, 10 माइनस 2 ये आ गया 30 माइनस 2 इज इक्वल टू 28। सो t4 की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 28। सो 4n इज इक्वल टू 4, t4 प्लस 1 कितना होगा 3 t4 माइनस 2, ओके। सो t4 प्लस 1 क्या आ जाएगा t5 इज इक्वल टू 3, t4 की वैल्यू क्या है मेरी, t4 की वैल्यू है मेरी 28, 28 28 माइनस 2, तो ये आ जाएगा मेरा 84 माइनस 2 इज इक्वल टू 82। सो t5 आ गया मेरा 82, ओके। तो 4n इज इक्वल टू 5, t5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3t5 माइनस 2, ओके। सो t5 प्लस 1 क्या आएगा t6, दिस implies that, ओके। t6 इज इक्वल टू 3 एंड t5 की वैल्यू है मेरी 82, 82 माइनस 2 इज इक्वल टू 246 माइनस 2 इज इक्वल टू 244, ठीक है। 4n इज इक्वल टू 6, t6 प्लस 1 इज इक्वल टू t कितना हो जाएगा, t6 प्लस 1 t7 हो जाएगा इज इक्वल टू 3t 6 माइनस 2, ओके। सो 3t6 क्या है हमारा, ये था 244, t6 इज इक्वल टू 244, 244 माइनस 2 इज इक्वल टू 732 माइनस 2 और ये आ गया आपका 730, ओके। तो ये आ गया आपका। सो अभी इससे आपने इसने क्या पूछा था क्वेश्चन में हमसे कि 730 मेरी कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 730। तो आपको लिखना है प्रॉपर, आपको दोस्तों प्रॉपर लिखना है कि 730 विल बी द सेवंथ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, विच टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, फिर से आपको टर्म निकालनी है, विच टर्म ऑफ जीपी इज दिस, ओके। अब इसके बाद भी आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं इसने, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर nth टर्म, ठीक है। ओके, पहले हम देखते हैं कि टर्म की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें, कि कौन सी टर्म निकालनी है। देखिए फॉर गिवन जीपी ए इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा दोस्तों, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 2 एंड आर क्या होगा दोस्तों 6/2 इज इक्वल टू 18/6 इज इक्वल टू 3, ओके। सो ए इज इक्वल टू 2, ये हो गया 1 एंड आर इज इक्वल टू 3, इसको हम मान लेते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 2, ओके। ओके, अब ये कहता है कि 4374 ये मेरी कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, हमें पता है कि हमारी जनरल टर्म क्या होती है जीपी की, टी एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर, ओके। अब दोस्तों जब आप इसको एग्जाम में करेंगे तो आपको प्रॉपर ऐसे लिखना है, जनरल टर्म ऑफ जीपी इज ए एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1, ठीक है। और ए एन यहाँ पे हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 4374 निकालना है। सो 4374 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारी 2, ओके, और आर की वैल्यू है मेरी 3, ओके। और इसको मैं कर देता हूँ n माइनस 1 ही रहने देता हूँ। अब आपको n की वैल्यू निकालनी है एग्जैक्टली क्या आएगी, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, ये मेरा 4374 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर n माइनस 1, ओके। और इसके डिवीजन से क्या आएगा दोस्तों मेरा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16 एंड 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 2187, ओके। अब आपको जो ये टर्म है 2187, इसको सोल्व करने के लिए मुझे 3 की पावर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2187 को मैं देखता हूं कि ये 3 की किस पावर पे आता है, ठीक है। जो ये भी मैं कर रहा हूं दोस्तों, ये आपको रफ में काम करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3
इंटू 3। ओके, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे डायरेक्ट याद है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 3 एंड 24 इंटू अगेन 3 करता हूँ, 9 72 आ गया। उसके बाद मैं इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 3 9 जा 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 8 एंड 7 3 जा 21। तो देखिए मुझे 2187 की वैल्यू निकालनी थी 3 की टर्म्स में। अब ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 6 और ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 7। ठीक है? सो n इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 7। ओके? अब जब दोस्तों हमारे बेस इक्वल हैं, तो मैं इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकता हूँ। ठीक है? n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 7, सो n इज़ इक्वल टू 8। ये आ गया हमारा n की वैल्यू। ठीक है? तो n की वैल्यू 8 आ गई, तो आपको लिखना है प्रॉपर, n की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ना है, आपको लिखना है 4374 4374 इज़ द 8th टर्म ऑफ गिवन जीपी। ओके? अब आपका क्वेश्चन का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है? तो अभी इसने आपसे क्वेश्चन में 2 चीज़ें और पूछी हैं। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज़ वेल एज़ द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। दोस्तों एक्सप्लिसिट फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, ये वाला। ठीक है? इसको और एक बार लिख देते हैं। ठीक है? और रिकर्सिव फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो, अब आपकी जीपी क्या है? 2 6 8। तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है? आप पैटर्न नोटिस करो। जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, वो पिछली टर्म का इंटू 3 करने पे आ रही है ना? इंटू 3 करने पे आ रही है। ओके? तो मैंने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला में आपको दोस्तों ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप जो हमारा जीपी का जनरल फॉर्मूला होता है, आप उसी को लिख लीजिए, ए आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है? तो ए एन लिख दीजिए या फिर टी एन लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारी 2 है। ठीक है? 2। आर की वैल्यू क्या है मेरी? आर की वैल्यू है मेरी 3, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ठीक है? ये हो गया दोस्तों आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब देखो, अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है इसकी, ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। ओके? अगर आपको T1 निकालना है, तो ये वैसे ही आपको रफ में करके दिखा रहा हूँ। T1 क्या होगा मेरा? 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर n की जगह 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 0, 3 रेज़ टू पावर 0 कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2 यानी कि आपका 2। ठीक है? अब आपकी सेकंड टर्म निकालनी है, t इज़ इक्वल टू 2, सो 2 इंटू 3 एंड 2 माइनस 1, सो 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 कितना होगा? 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है? सेकंड टर्म आ गई। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब आपको निकालना है दोस्तों रिकर्सिव रूल। ठीक है? रिकर्सिव रूल में क्या होता है दोस्तों, आपका जो जो आपकी नेक्स्ट टर्म होती है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मुझे इसकी मान लीजिए, आप मुझे आपकी 91th टर्म निकालनी है। ठीक है? तो इसमें मुझे 90th टर्म पता ना भी हो तो चल जाएगा, मैं डायरेक्ट 91 टर्म निकाल लूंगा। लेकिन जो रिकर्सिव रूल होता है, उसमें मुझे प्रीवियस टर्म की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है? तो प्रीवियस टर्म की नॉलेज होना जरूरी है, तो मुझे प्रीवियस टर्म लिखनी पड़ेगी इसमें, यानी कि जो स्टार्टिंग में मुझे एक टर्म है वो देनी पड़ेगी, यानी कि T1 मुझे बताना पड़ेगा। T1 इज इक्वल टू 2। ओके? और इसके बाद Tn है, Tn है वो क्या है मेरा? देखिए, जो मेरी प्रीवियस टर्म है, ठीक है? जो मेरी प्रीवियस टर्म है उसका 3 टाइम्स है, यानी कि Tn माइनस 1 है जो, उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता जाऊं, तो मुझे मेरी नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। जैसे 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 6, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से 18 आएगा, ये 18 आएगा। ठीक है? तो आपकी नेक्स्ट टर्म आपको मिलती जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपने लिख दिया। तो ठीक है दोस्तों, 4। अच्छा, अब देखिए, क्या ये टी की यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं, क्योंकि T1 आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये हमेशा लिखना है दोस्तों, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है? 4 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए, T2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये रफ है, जो ये है रफ वर्क है, सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। T2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 इंटू टी, एन की जगह रखिए 2, एंड 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1, 3 इंटू T1 इज इक्वल टू, T1 कितना है आपका? 2 है ऑलरेडी, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ओके, ऐसे ही आपकी सभी टर्म्स निकल जाएंगी दोस्तों। तो ये हुआ आपका रिकर्सिव फॉर्मूला। ओके? ओके, अब दोस्तों आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे
अ, इस चैनल पे मैंने आपको जो पढ़ाया है वो सब मैंने आपको बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बताया है, ठीक है? इसके बाद आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन सोल्व्ड मिलेंगे, ठीक है? विद एक्सप्लेनेशन, हर स्टेप की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है? क्या होगा, पूरी आपकी स्टेप वाइज़ क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको विद एग्जांपल समझाए जाएँगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस सेट के साथ आपको अ, जितनी भी फ़ॉर्मूला शीट हैं वो मिलेंगी। फ़ॉर्मूला शीट के साथ आपको ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं दोस्तों, ये आपको हर चैप्टर वाइज़ मिलेंगे। उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, ओके? तो दोस्तों आप अपने और ये सब आपको सेम चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर, ठीक है? मैंने क्या किया, एक बॉल को 80 मीटर की ड्रॉप हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है? ये 80 मीटर की हाइट है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा, पहले हम समझते हैं कि अगर मैं किसी बॉल को फेंकता हूं नीचे तो क्या होता है। दोस्तों ये तो आप सबने किया होगा, बचपन में, बड़े में, बॉल के साथ किया होगा, फुटबॉल के साथ किया होगा, बास्केटबॉल के साथ किया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो दोस्तों अब आप करके देख सकते हैं इसको। जब आप बॉल को छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो नीचे जाके हिट करता है, ठीक है? अब वो जब हिट करेगा तो वो फिर वापिस आएगा, और जब वो वापिस आएगा दोस्तों तो वो अपनी पुरानी जितनी हाइट पे नहीं आता, ठीक है? फिर वो एक हाइट तक आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है? नीचे जाके फिर वो ऊपर आएगा। फिर ऐसे ही उसको स्लोली वो आपका बिल्कुल ज़मीन पे ही गिर जाता है, ठीक है? तो आप क्या करते हो, जब आपको उसको वापस से दोबारा से उतनी हाइट पे या उससे ज़्यादा हाइट पे करना होता है, तो आप अपने हाथ से उसको फिर से नीचे पुश करते हो। फिर से यहाँ पे आता है, फिर से पुश करते हो, फिर वो ऊपर जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ़ इतना बताया गया है आपको कि आपने एक बॉल को ड्रॉप किया और वो ऐसे ऊपर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। और जब वो नीचे यहाँ पे हिट करता है, ठीक है? जब वो नीचे यहाँ पे हिट करता है दोस्तों, तो देखिए, जब वो यहाँ पे नीचे हिट करता है, ओके, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? जब वो यहाँ पे हिट करता है, जब वो यहाँ पे वापस आके धरती पे हिट करेगा, आपके प्लेग्राउंड पे हिट करेगा, यानी कि इस डायग्राम में यहाँ पे, इसको एक बाउंस बोलते हैं, ठीक है? बाउंस मतलब टकरा के फिर वापस जाना, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट बाउंस, ये आपका सेकंड बाउंस, ठीक है? तो ठीक है? ये आपको मैंने सिनेरियो बताया है। अब ये क्या कहता है कि अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब ये क्या कहता है कि बाउंस बैक टू एट 60% ऑफ इट्स हाइट, ठीक है? तो ओके, अब ये कहता है कि आपने एक बार बॉल को ऊपर से छोड़ा, ये दोस्तों आपकी बॉल है, ये नीचे गई, यहाँ पे टकराई, इसके बाद ये वापस आई। तो वापस जब ये आई, तो ये इस 80% 80 का सिर्फ 60% तक आई, ठीक है? और फिर ये नीचे चली गई, ओके? फिर ये ऊपर आई और फिर ये नीचे चली गई, ठीक है? ये सीक्वेंस चलता रहता है हमारा। ईच टाइम बॉल रेज़ 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट। देखो, जो मेरी ये हाइट थी, मतलब ये हाइट थी मेरी ये कितनी थी मेरी 80, उसके बाद जब ये ऊपर गई, तो ये हुई मेरी 80 का 60%, ओके? फिर अब जब ये थर्ड टाइम आई यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये मेरा इसका 60% जो प्रीवियस हाइट है उसका, यानी कि इंटू 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 60% ओके, ये ओके। अब ये क्या कहता है, व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर फिफ्थ बाउंस, ठीक है? फिफ्थ बाउंस मिलना चाहिए। अब दोस्तों ये ना टर्मिनोलॉजी को आप बहुत अच्छे से देखना, मींस फिफ्थ बाउंस मिलना है उसको, पांचवी बार जब उसको बाउंस मिलता है तो वो कितनी हाइट पे जाती है, ठीक है? तो चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं और आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बता दूंगा, ओके? चलो, हाँ, देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक और डायग्राम बनाया है दोस्तों मैंने आपके लिए, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ओके? ये हमारी बॉल है, ओके? ये दोस्तों हमारी बॉल है, ये मेरी क्या है, 80 मीटर पे इनिशियल हाइट है, ठीक है? ये मेरी इनिशियल हाइट है, ओके? अब क्या हुआ, ये नीचे गई, यहाँ पे टकराई, अब टकराने के बाद ये वापस ऊपर आई, ठीक है? तो फिर ये यहाँ पे गई, अब ये यहाँ पे कितनी हाइट तक रेज़ होगी वो आपको क्वेश्चन में बताया है कि इस 80 मीटर का 60%, ठीक है? यानी कि 60% ऑफ 80 मीटर,
0 से 0 कैंसल, इस 0 से ये 0 कैंसल और 8 6 इंटू 8 कितना हो गया 48। ठीक है, अब मेरी ये हाइट आ गई है 48। अब जब ये सेकंड स्टेप पे बाउंस होगी, देखो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट बाउंस है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बाउंस है, ये ध्यान रखना आप। ये मेरा सेकंड बाउंस है, ये मेरा थर्ड बाउंस आ गया, ये फोर्थ आ गया और ये फिफ्थ आ गया। तो ये कहता है फिफ्थ बाउंस के बाद वो कितनी हाइट तक जाएगी वो मुझे निकालना है। ठीक है, बहुत ईजी है दोस्तों। पहली बार में मेरा कितना हुआ 48। अब मैं इस 48 का 60% करता हूं इंटू 60 डिवाइड बाई 100, तो ये मेरा आएगा दोस्तों 28.8। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस 28% का 60%, 28.8 का 60% निकालता हूं, वो आएगा मेरा 17.28। और इस 17.28 का जब मैं 60% निकालता हूं तो वो आएगा मेरा 10.368। और जब इस 10% का मैं 60% निकालूंगा तो वो आएगा मेरा 6.2208। ओके, तो चलो, ये तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल इजीली समझा दिया ये क्वेश्चन। और अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाता हूं। ठीक है, चलो, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको फिर से थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें विजिबल रहें। और ओके, ओके, चलो, ओके, तो अब जब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनिशियल हाइट, ओके, कितनी होगी दोस्तों आपकी 80 मीटर। ओके, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे लिखना है, हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस। ओके, कितनी होगी 80 इंटू 60/100। ओके, तो अब हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस कितनी होगी दोस्तों, ये मेरा आ गया था यहाँ से 48। ठीक है, सो 48 इंटू 60/100, ये कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया और 2 3 जा 2 5 जा। ठीक है दोस्तों, या तो आप हर स्टेप पे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 28.8। ठीक है, और अगर आप हर स्टेप पे नहीं कैलकुलेट करते हैं तो वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। हाइट आफ्टर थर्ड बाउंस, ये आ जाएगा आपका 28.8 इंटू 60/100, ये आएगा आपका दोस्तों 17.28। ओके, या फिर मेरा फोर्थ टर्म क्या आएगी, हाइट हाइट आफ्टर थर्ड बाउंस, थर्ड बाउंस हो चुका है दोस्तों, फोर्थ बाउंस कितना आएगा 17.28 इंटू 60/100, यह आ जाएगा आपका 10.368 मीटर। दोस्तों हमेशा ना ये मीटर आपको जरूर लिखना है, मीटर। ठीक है, फिफ्थ में हाइट आफ्टर फिफ्थ बाउंस, और यही दोस्तों आपको क्वेश्चन में निकालना था, 368 इंटू 60/100, और ये आएगा आपका 6.2208 मीटर। ओके, यही दोस्तों आपको आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में निकालना है। ठीक है, तो अब आप ना इसको जीपी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो जीपी से आप कैसे निकालोगे इसको, इसकी आपकी फर्स्ट बाउंस के बाद आपकी क्या है, मैं इसको आपको जीपी से करना बताता हूँ, मेथड 2 बाय जीपी। वैसे आप दोस्तों इसको बिना जीपी के ही करना, वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में जो आपने कैलकुलेशन की है उसका आपको सेकंड पार्ट में भी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप जीपी से डायरेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट में उस कैलकुलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर मैं आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट बाउंस के बाद क्या था मेरा, हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस कितनी थी दोस्तों मेरी 80 इंटू 60/100। अब ऐसे ही मेरी ना नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड बाउंस के बाद कितनी होगी मेरी 80 इंटू 60/100, और इसको इंटू 60/100 कर देंगे। ओके, एंड हाइट आफ्टर थर्ड बाउंस कितनी होगी, ये होगी दोस्तों 80 इंटू 60/100 इंटू 60/100, और इस पूरे को मुझे 60/100 करना इंटू 60/100 करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पे ये मेरी क्या होगी है, ये मेरी होगी है फर्स्ट टर्म यानी कि ए, और जब मैं इन दोनों टर्म को डिवाइड करूंगा तो मेरा आर क्या आ जाएगा, ये 60/100। तो मेरे को एक जीपी मिल गई है दोस्तों, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म है 80 इंटू 60/100,
और मेरा r क्या है इसके लिए 60 डिवाइड बाय 100 और अब मुझे क्या है इसकी nth टर्म निकालनी है। ओके, 5th टर्म निकालनी है मुझे। तो कैसे निकलेगी? a यानी कि 80 इंटू 60 डिवाइड बाय 100 a रेज टू पावर a इंटू r 60 डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर n माइनस 1 और n है यहाँ पे मेरा 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सेम आंसर आएगा आपका दोनों मेथड से। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है आपको। ओके, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बॉल हैज ट्रेवल्ड द टाइम बाय द टाइम इट हिट द ग्राउंड बाय द 6th टाइम। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी दोस्तों इजी है। ओके, देखो इस फिगर को हम समझाने के लिए फिर से करते हैं कॉपी पेस्ट। ओके, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से इंसर्ट करता हूं दोस्तों। अब ये क्या सेकंड पार्ट में आपका क्या कहता है, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें पूछता है कि देखो भाई ये नीचे गई, ये बॉल यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। तो ये ऐसे जब ये 6th टाइम ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है, 6th टाइम ग्राउंड को हिट करेगी, ठीक है, उस टाइम तक ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर चुकी होगी। ठीक है, और वर्टिकल दोस्तों क्या है, यानी कि ये जो इस डायरेक्शन में है, ऊपर जाना और नीचे आना। अब देखो ये आपको लग रहा होगा कि बोलना थोड़ी थोड़ी इधर भी जा रही है, स्टार्टिंग में बोल यहाँ पे थी और फिर ये इधर चली गई, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें जो इसका बिल्कुल ये सीधा सीधा वाला डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। पहले आपको मैं फिगर पे बताता हूँ दोस्तों, ये है 80 मीटर, मतलब बॉल ऊपर से नीचे आई। ठीक है, अब उसने यहाँ आके हिट किया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने तक जैसे मान लो आप किसी छत पे खड़े हो, ठीक है, ये नीचे ग्राउंड है। ओके, ये अब दोस्तों आप देखोगे, आप जब भी जंप करते हो तो आप हमेशा थोड़ा सा आगे लैंड करते हो। ठीक है, ओके, तो लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप कितनी ऊंचाई से कूदे, आपने कितनी ऊंचाई ट्रेवल की, तो ये इस छत की ऊंचाई होगी ना, उसमें आप ये डिस्टेंस तो नहीं जोड़ दोगे। ठीक है, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारा यही डिस्टेंस होगा, यही हमें बॉल के केस में लेना है। ठीक है, अब जब ये था मेरा फर्स्ट हिट, ये था मेरा ग्राउंड को सेकंड हिट, फिर ये मेरा थर्ड हिट, फिर ये मेरा फोर्थ हिट, फिर ये मेरा फिफ्थ हिट और ये फिर होगा मेरा सिक्स्थ हिट। ठीक है, तो देखो यहां से यहां आने में, यहां से यहां आने में बॉल ने कितना किया, इसको मैं लिखता हूं ए। ठीक है, फिर यहां से यहां आ गया मेरा बी, फिर यहां से यहां फिर से बी, फिर यहां से यहां सी और यहां से ऊपर से नीचे फिर से सी, ये मेरा डी, ये मेरा डी। ओके, क्योंकि जिस ऊंचाई तक गई है फिर उस ऊंचाई से नीचे आई तो डी ही रहेगा। फिर ये मेरा यहां से यहां तक ई आएगा दोस्तों, ये भी मेरा ई आएगा, ये मेरा एफ और ये भी आपका एफ। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा टोटल, ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, और ये बी सी डी ई एफ ये आपने पिछले टर्म पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला ही है। आपके पास बी की वैल्यू कितनी है 48, सी की वैल्यू कितनी है 28.8, डी की कितनी वैल्यू है 17.28 एंड ई की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 10.368 एंड एफ की वैल्यू है 6.22। ठीक है, तो आप इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपको मीन समझाने के लिए था, एक्चुअल में आपको एग्जाम में करना कैसे होगा ये क्वेश्चन, चलो वो करके बताते हैं, मतलब आपकी पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं। वैसे दोस्तों ये कैलकुलेशन आप वीडियो पॉज़ करके खुद कीजिए और कमेंट में आप इसका आंसर लिखिए। चलिए एटलीस्ट ये ज़रूर लिखिए कि कितने स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल टिल इट हिट्स ग्राउंड 6th टाइम इज ओके। इसी तरह से दोस्तों आप इसका एक अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम में आप सभी डिस्टेंसेस को लिख सकते हैं और फिर आप इसको लिख देना सेम वे से जैसे आपकी मैंने इक्वेशन बनाई थी, ए प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस प्लस 2e प्लस 2f। ओके, और a प्लस 2 इंटू और ये बी सी डी ई एफ तक की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, ये आ जाएगी 48 प्लस 28.8
प्लस 17.28 प्लस 10.368 प्लस 6.2208। ओके, और ए की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी 80 प्लस 2, और इस सब को ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारी वैल्यू आएगी 6688। दोस्तों आप सिर्फ 2 डेसिमल तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 80 प्लस 221.3376 इज इक्वल टू 80। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 301.3376 मीटर्स। ओके, तो ये दोस्तों आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो अगर आप इसको और एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हैं लाइक स्टेप वाइज, वैसे उतने की भी जरूरत नहीं है। या तो आप दोस्तों देखिए, या तो आप क्या कीजिए कि आप ऐसे बॉल को ये डायग्राम बना दीजिए। अगर आप ये डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो दोस्तों, या ये डायग्राम आप रफ में बना रहे हैं, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एग्जामिनर को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल टिल फर्स्ट ग्राउंड हिट इन फर्स्ट ग्राउंड हिट। ठीक है, ओके, आप इसको टिल मत लिखिए, आप लिखिए इसको इन फर्स्ट ग्राउंड हिट। ओके, तो फर्स्ट ग्राउंड में फर्स्ट जब ये पहली बार ग्राउंड को हिट करेगी तो कितना था दोस्तों हमारा, यही था ना 80 था। यहां से यहां तक आने में हमारा कितना लगा, 80। ओके, आप इसको लिखिए प्रॉपरली, 80 इज इक्वल टू 80। फिर आप लिखिए वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन बिटवीन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ग्राउंड हिट। अब देखिए ये कितना होगा दोस्तों, अब देखिए फर्स्ट से लेके यहां से लेके आप सेकंड तक यहां तक गए हैं, तो कितना हुआ 2b। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 80 इंटू 60 डिवाइड बाई 100। आप ऐसे प्रॉपर इसको लिखेंगे, फिर हर स्टेप ऐसे ही लिखेंगे कि बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, देन थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे प्रॉपर लिखिए, और फिर आप इसको लास्ट में सम कर दीजिए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, हाँ, अगेन जीपी का वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सिंपल वाला। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है आपको, 2 4 एंड इज 128। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ईजी है। इसमें गिवन जीपी में आपको क्या बता रखा है, इन गिवन जीपी ए इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों आपकी 2, एंड आर क्या है आपका, देखो आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, 2√2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखो 4 को इससे डिवाइड करके देख लो दोस्तों, आप एक भी करेंगे तो बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं आपको सिर्फ करके दिखाता हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर द रूट 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा, और अंडर द रूट 2 से आप इस 2 को कैंसिल करेंगे तो फिर से अंडर द रूट 2 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो आ गया आपके पास अंडर द रूट 2। अब हम क्या करते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो टी एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n-1। ओके, एंड टी एन इज कितना है हमारा, 128 के इक्वल है। 128 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी, 2 है, और आर की वैल्यू कितनी है, अंडर द रूट 2 है, और n-1 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरी जितनी भी पावर है वो 2 एंड अंडर द रूट 2 की फॉर्म में है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस 2 को भी मैं अंडर द रूट 2 की फॉर्म में लिखता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, अंडर द रूट 2 का स्क्वेयर। ओके, और अंडर द रूट 2 n-1, और मुझे पता है दोस्तों जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो अंडर द रूट 2 n-1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 2 की पावर n+1। ओके, ये आ गया। अब मैं 128 को 2 या फिर अंडर रूट 2 की पावर में लिखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आप इसको याद कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, इंटू 2 32, इंटू 2 64, इंटू 2 128। तो 2 की कितनी पावर आ गई, 2 रेज टू पावर 1
2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6 एंड 2 रेज़ टू पावर 7 आ गई। तो 120 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 7 इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 n प्लस 1। लेकिन अभी भी हमारे बेस इक्वल नहीं है, ये 2 है और ये हमारा अंडर द रूट 2 है। तो आप 2 को अंडर द रूट 2 की फॉर्म में लिखिए। क्या आएगा दोस्तों? अंडर द रूट 2 इंटू स्क्वेयर इंटू 7 इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 n प्लस 1। तो ये आ जाएगा 14। तो अंडर द रूट 2 की पावर 14 इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 2 n प्लस 1। और जब मेरे बेस सेम है तो मैं पावर को इक्वेट कर सकता हूँ। n प्लस 1 इज़ इक्वल टू 14 एंड n आ गया हमारा 13। ओके, हो गया दोस्तों क्वेश्चन। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है 128 इज द 13th टर्म ऑफ जीपी ऑफ द सीक्वेंस लिख दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों लाइफ का एक लेसन है, चाहे आपका कोई क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा हो या आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में कोई लेंदी लग रही हो, बहुत टफ लग रही हो, आपको सिर्फ़ उसको देख के कि भाई ये तो अलग सी प्रॉब्लम आ गई, लाइफ हो या फिर आपका मैथ्स हो, उससे घबराना नहीं है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें बहुत ईज़ी होती हैं, ठीक है? तो चलो ये क्या कहता है, एक फिगर है अ, शोज़ द स्टेज 0 टू 3, ठीक है? अब ये 3 स्टेजेज़ आपको दिखाता है, 4 स्टेजेज़ हैं आपकी 0 से लेके 3 तक की, ठीक है? और इन चारों में क्या है आपका कुछ आपको एक आर्ट दिखाई गई है स्टेज 0 से लेके 3। तो आपकी कितनी स्टेज हो गई? 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? और ये कोई एक टाइप की दोस्तों आर्ट है और ये आपकी स्क्वायर कारपेट है, जैसे आपकी घर पे चटाई होती है वैसी, ठीक है? स्टेज 0 इज़ द फ्रैक्टल। ओके। और दोस्तों जो ये आपकी शीट पे जो ये एक पैटर्न है, ये ऐसा पैटर्न आपको बहुत जगह पे दिखेगा कि लाइक एक पैटर्न को जब आप ज़ूम करते हो तो वही पैटर्न आपका बड़ा पैटर्न बन जाता है। देखिए, यहाँ पे ये क्या है? इस पैटर्न को अगर आप ज़ूम करो, इतने पैटर्न को देखिए, ये फ्रैक्टल क्या होता है हमारा, मैं आपको ये फ्रैक्टल बताता हूँ। यही लेते हैं, ठीक है? आप ना सिर्फ़ इतने पोर्शन को अभी ज़ूम करो, ठीक है? इतने पोर्शन को अगर आप ज़ूम करोगे, तो क्या है? एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में से एक स्क्वायर मिसिंग है। अगर आप उसको ज़ूम करोगे तो ये फिगर बन जाएगा, ठीक है? मतलब अगर आप इसके छोटे जो पार्ट्स हैं, उनको ज़ूम करते हो, तो बड़े वाला पार्ट अपने आप बन जाता है। इसको ज़ूम करोगे तो ये बन जाएगा। ऐसे ही जितने भी छोटे-छोटे इसके सब पार्ट्स हैं उनको ज़ूम करने पे लास्ट स्टेज वाला पार्ट अपने आप बन जाता है। अब देखो, यहाँ पे अभी क्या है कि अभी इस पार्ट को मैंने आपको दिखाया ना कि स्टेज 2 वाला पार्ट है, जो स्टेज 2 है, उसके छोटे पार्ट्स को अगर आप ज़ूम करते हो तो वो स्टेज 1 बन जाती है। अभी देखो अगर ये स्टेज 3 है, ठीक है? ये स्टेज 3 है। ऐसे देखो आप इसको, ठीक है? ये है आपकी स्टेज 3। तो अभी आप स्टेज 3 में इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को, ओके? ये पोर्शन, ये पोर्शन देखो दोस्तों। तो देखो, इसमें क्या है, बीच में एक खाली स्क्वायर है, बीच में एक खाली स्क्वायर बड़े वाले में भी है, ठीक है? और यहाँ पे कितने स्क्वायर हैं छोटे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? अगर आप इस छोटे वाले पार्ट को ज़ूम करोगे तो ये प्रीवियस वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है? तो क्लियर हो गया दोस्तों कि फ्रैक्टल क्या होता है। फ्रैक्टल मैं मुझे आपको समझाना था, वो मैंने आपको बताया है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि फ्रैक्टल बन कैसे रहा है, ठीक है? इसमें पैटर्न क्या होता है। देखो आपने ना फ्रैक्टल रियल लाइफ में हमें हमारी बहुत जगह पे आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों कि आपने गोभी का फूल देखा होगा, कॉलीफ्लावर, ठीक है? उसमें क्या होता है कि जो हम छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, अगर उनको देखें तो हमारा जो बड़ा गोभी का फूल होता है, वो भी उन्हीं छोटे टुकड़ों जैसा ही होता है, ठीक है? तो चलो आगे देखते हैं। इसमें इस ये बना कैसे हुआ है? ये क्या कहता है कि टू कंस्ट्रक्ट स्टेज 1 ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्राइसेक्टेड। हर स्टेज पे मेरे को 3 कट लगाने हैं, 1, 2, मतलब हर साइड को मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इक्वली मैंने इनको डिवाइड किया, ये ओके। अ, ओ ऑपोजिट साइड्स आर जॉइंड, ठीक है? ऑब्टेन 9 स्मॉलर स्क्वायर। अब मेरे पास कितने स्क्वायर आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है? 9 स्क्वायर आ गए मेरे। द सेंटर स्क्वायर इज देन रिमूव्ड। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर स्क्वायर को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो मेरा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया मेरा, ठीक है? अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? एंड 8
आर रिटेन्ड। 8 स्क्वायर को मैंने रखा अपने पास और सेंटर वाले को मैंने निकाल दिया। तो मेरे पास द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द 8। अब क्या किया कि देखो, जो मेरा ये छोटे, अब मेरे जो ये 8 स्क्वायर बचे हैं, इस पे भी मैंने सेम काम किया। इसको मैंने ऐसे फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों अलग-अलग साइड्स को, और जो ये मेरा सेंटर है, इसको मैंने निकाल दिया। ठीक है? यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, ठीक है? ये ओके, ये मैंने इसको निकाल दिया, सेंटर वाले को निकाल दिया। तो आप समझ गए ना आपका ये कैसे बन रहा है? देखो, सेंटर वाले को निकाल दिया, तो आपका ये बन गया, ठीक है? ओके, तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि क्या ये कि बना कैसे है ये पैटर्न, ठीक है? अब देखो, अब मेरे को अगर मोस्टली स्टूडेंट्स को ये इस स्टेज से इस स्टेज पे ही दिक्कत होती है। तो देखो, अब अभी मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को देखता हूँ, ठीक है? इस फिगर में एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4th, 5th, ठीक है? ये बन गया ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है? अभी इन सब में भी ऐसे-ऐसे मैंने लगा दिया पैटर्न, तो ये बन गया मेरा ये बड़े वाला फिगर, ठीक है? चलो, अब ये कहता है कि भाई स्क्वायर काउंट करो, ओके? हाउ मेनी रेड स्क्वेयर्स आर देयर इन स्टेज 0 टू 3, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट क्या आ जाता है कि भाई स्क्वायर तो मेरा ये वाला भी, जो ये व्हाइट पोर्शन है, ये भी मेरा स्क्वायर है, ये वाला व्हाइट पोर्शन भी मेरा स्क्वायर है, तो मुझे व्हाइट स्क्वायर लेना कौन-सा है, ठीक है? तो दोस्तों देखो, ये पोर्शन भी तो आपका स्क्वायर है, ये पोर्शन भी स्क्वायर है, ये पोर्शन भी स्क्वायर है, ये भी है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली क्वेश्चन में बता दिया गया है कि हर स्टेज पे जो रेड स्क्वायर्स हैं वो आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? तो कैलकुलेट करना है और लिखना है दोस्तों, बहुत आसान है। स्टेज एंड स्क्वेयर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है? तो स्टेज 0 पे कितने स्क्वायर हैं दोस्तों? एक ही स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है 1, तो ये आ गया 1, ठीक है? अब स्टेज 2 पे देखते हैं कितने हैं। वाइट कर लेते हैं इसको, रेड पे दिख नहीं रहा है अच्छे से। तो देखो, ये कितने हैं, यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 लिख दिया मैंने। अब स्टेज 1 पे कितने हैं दोस्तों? ये रही मेरी स्टेज 1। अब रेड स्क्वायर ये है दोस्तों मेरे छोटे वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टेज 1 पे कितने हो गए? 8 हो गए, ओके। स्टेज 2 पे देखो कितने हैं भाई? स्टेज 2 पे देखो, अब स्टेज 2 को मैंने ज़ूम करके बनाया हुआ है फिर से, ठीक है? ये है मेरी स्टेज 2, ये थी दोस्तों मेरी, देखो यही है ना मेरी स्टेज 2, ये बन गई ना? नहीं, ये मेरी स्टेज 2 नहीं है दोस्तों, ये मेरी स्टेज 3 है। तो स्टेज 2 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है। अब देखो, अब जो ये मेरा एक पोर्शन है, ठीक है? इसके इसके अंदर मेरे कितने स्क्वायर होंगे? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4th, ठीक है? ऐसे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि अगर मैं देखूँ तो ये मेरा ये सेम वाला स्क्वायर है, तो इस छोटे वाले में मेरे 8 हो जाएँगे, और ऐसे ही मेरे हर स्टेज, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और ये 8 इंटू 8 हो जाएँगे, 8 इंटू 8 हो जाएँगे, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों? अब देखो, ये है, जैसे कि अब इस पोर्शन को मैंने मतलब स्टेज 2 के बाद मैंने ये स्टेज 3 किया है। अब देखो, इसमें मेरे कितने होंगे? सबसे पहले मैं सबसे छोटे वाले को करता हूँ, 1, 2, 3, 4, ठीक है? ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? मतलब ये जो है मेरा, ये घूम फिर के फिर से यही बन गया है। 1, तो ये हो गया 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, 8, मीन्स 8 कितने टाइम हो गया? 8 इंटू 8 टाइम्स हो गया। तो इस एक में 8 इंटू 8 टाइम्स हो गए, ठीक है? अब आप, हाँ, इस सारे को निकालेंगे, ठीक है? तो इसमें भी आपके कैसे आएँगे दोस्तों? ऐसे ही आपके इंटू 8 होते जाएँगे, ठीक है? तो चलो, अ, स्टेज 3 में स्टेज 3 में कितने हो गए मेरे? 8 इंटू 8, ठीक है? इंटू 8 आ गया, ओके? तो अब अगर मैं देखूँ कि मेरा जो ये सीक्वेंस बन रहा है, स्क्वेयर्स का ये क्या बन रहा है? यहाँ पे था मेरा 1, फिर 8, फिर 8 इंटू 8 कितना आ गया मेरा? 64 आ गया। फिर आ गया मेरा 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 512, मीन्स एवरी स्टेज पे दोस्तों मेरे 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो वैसे तो आपका एक जीपी भी बन गई है, ओके। तो ठीक है दोस्तों,
ये क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, तो दोस्तों बहुत ईज़ी है। फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेज पे आपको पुट करने हैं, मीन्स आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वेरी ईज़ी। सो स्टेज 4 पे हमारे कितने होंगे? 8 इंटू 8 इंटू 8, ये मेरे दोस्तों थर्ड पे थे, और इंटू 4 पे ये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 512 इंटू 8 इज इक्वल टू 4096। एंड स्टेज 5 पे कितने हो जाएंगे? 4096 इंटू 8 इज इक्वल टू 32768। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आप एक लाइन ऐड कर देना, ये मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्क्वेयर एट एवरी स्टेज आर गेटिंग 8 टाइम ऑफ लास्ट स्टेज। ओके, चलो। ओके, कैन यू फाइंड ए रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वेयर एट द nth स्टेज? ठीक है, अब आपको nth स्टेज पे निकालना है, रूल निकालना है इसका, और एक्सप्लिसिट एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ, ठीक है, निकालना है। ठीक है दोस्तों, वेरी इजी। ठीक है, अब तक दोस्तों हमारे पास कितने वो आए थे? सो आपको लिखना है नंबर ऑफ स्क्वेयर्स आर, आर, ये कोलन लगा देना, 1, 8, उसके बाद 64, देन 512, ठीक है। तो ओके, तो इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जिसमें हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है दोस्तों, जिसमें हमारा पिछली वाली टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो वो मैं लिखूंगा, टी एन इज इक्वल टू 8 raised to power n। ओके, तो इसमें मेरा आएगा 4n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, और टी जीरो, ये कितना आएगा मेरा दोस्तों? 1। 4n इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारी एपी, जीपी या सीक्वेंस होता है, कोई भी सीक्वेंस होता है, उसमें कभी भी हम जीरोथ टर्म या माइनस नेगेटिव वाली टर्म, नेगेटिव लोकेशन की टर्म नहीं निकालते। यानी कि मैं उसमें कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि इसकी जीरोथ टर्म ये है या इसकी -1/2 टर्म ये है, ठीक है। जो हमारी टर्म है उसकी वैल्यू मेरी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। लेकिन जो टर्म की लोकेशन है, जैसे मैं इसको बोलूँ कि इसकी थर्ड टर्म क्या है, तो ये मैं आपको इसको ये थर्ड टर्म बोलूंगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपकी स्टेज जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मतलब जीरो स्टेज पे कितने मेरे स्क्वेयर्स होंगे, तो उसके लिए मैंने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला को अलग से ब्रेक करके लिखा है। यानी कि जो टी जीरो है वो मेरा हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। एन इज 0, ठीक है। एंड फॉर एन ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, वो मेरा टी एन इज इक्वल टू 8 raised to power n रहेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 निकालना है तो 64 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा आपका, जो हमारा होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे मैं उसको n को 0 नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर जीपी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा है। ओके, चलिए अब इसका रिकर्सिव फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों। देखिए, रिकर्सिव फॉर्मूला में क्या होता है, हमारा जब भी जो क्वेश्चन होता है वो जो जो हमारी टर्म होती है कि वो हमारी जो हम टर्म निकाल रहे होते हैं वो उससे पिछले वाली टर्म पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हाँ, ये आ गया दोस्तों आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और फिर से निकालते हैं हम। सीक्वेंस मेरा है 1, 8, 64 एंड 512। इसका मैं निकालता हूँ रिकर्सिव फॉर्मूला, रिकर्सिव रूल, रिकर्सिव रूल। ओके, तो रिकर्सिव रूल में फिर से मैं फर्स्ट टर्म को दोस्तों डिफाइन करता हूँ। ये होगी मेरी 1, हमेशा 1 ही होगी। और जो मेरी टी एन होगी वो क्या होगी? 8 इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ओके, और ये होगा 4n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, देखिए इसमें अगर मैं n 1 रखता हूँ,
इस फॉर्मूला में, मेरे रिकर्सिव फॉर्मूला में, तो T1 इज़ इक्वल टू 8 इंटू T0 ये आएगा, ठीक है? अब T0 की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने T0 की वैल्यू को इसमें डिफाइन कर दिया है। T0 इज़ 1, ठीक है? चलो, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, ओके। सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर in stage 0 is 1 square meter. What is the area of red region in stage 1, 2 and 3? Okay, what will be the area of the red region in stage 4 and 5? Okay, find the explicit as well as recursive formula for area of red region at nth stage. What happened to this area as n the number of stage goes on increasing? ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मीन्स लंबा तो नहीं है। चलो एक बार फिगर को हम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? ये दोस्तों हमारी फिगर है, इसमें से सिर्फ ये वाली कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है, ओके। अब ये क्या कहता है कि जो मेरा ये वाला एरिया है, ये स्टेज 1 पे है, ये 1 स्क्वायर यूनिट है, ओके? तो चलो, अब हम देखते हैं स्टेज 0 एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, ओके? अब देखो, ये कहता है स्टेज 1, 2, 3 में कितना होगा? अब दोस्तों मैंने क्या किया था, अ, स्टेज 0 से स्टेज 1 पे जाने के लिए मैंने इसको टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है? ये मेरे थे टोटल 9 पार्ट्स, ठीक है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अ, ये था दोस्तों मेरा 9th पार्ट, ठीक है? अब 9th पार्ट में से मैंने ये एक पार्ट मैंने निकाल दिया था, ठीक है? सो अब स्टेज 1 एट स्टेज 1, ठीक है? आपको ऐसे लिखना है एट स्टेज 1, अ, आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स 1 पार्ट वाज़ रिमूव्ड। सो सो एरिया ऑफ 1 पार्ट इज़ इक्वल टू, देखो टोटल एरिया था मेरे पास 1 यूनिट और एक पार्ट का आ जाएगा उस पे 1/9, ठीक है? सो 1/9 स्क्वायर यूनिट, ओके? और अब एरिया ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग 8 पार्ट्स इज इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हो रिमेनिंग 8 रेड पार्ट्स इज इक्वल टू 8/9 स्क्वायर यूनिट, ओके? तो स्टेज 1 पे मेरा कितना आ गया? स्टेज 1 पे 1 का एरिया कितना हो गया? 8/9 स्क्वायर यूनिट, ओके? तो अब देखिए, स्टेज 2 का निकालते हैं, ठीक है? स्टेज 2 पे भी फिर दोस्तों वही खेल खेला जा रहा है। इस पोर्शन को देखिए, इस पोर्शन का मैं एक बार एरिया फाइंड आउट करता हूँ, जो ये येलो से मैंने कवर किया है। इसका मेरा एरिया कितना होगा, ठीक है? तो इस पोर्शन का कितना था मेरा? पहले मेरा 1/8 एट स्टेज 2, अ, एरिया ऑफ इनिश इनिशियल 1 स्क्वायर कितना था दोस्तों? इसका इनिशियल कितना था? स्टेज 1 पे, फ्रॉम स्टेज 1 कितना था? 1/9 था ना? देखो ये हमने 1/9 निकाला था इसका, ठीक है? अब इस 1/9 को फिर से मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 9 पार्ट्स में फिर से डिवाइड किया है इसको। ये बना हुआ है ना दोस्तों? ये ये ऐसे, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? सो हाँ, एरिया ऑफ, हुँ, आप इसको लिखना है ऐसे, हुँ, एट स्टेज
2 again 1 square is divided into 9 square. So area of one small स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्क्वायर का एक छोटे स्क्वायर का एरिया कितना था 1/9। ओके, और अब मैंने उसको फिर से 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा फिर से 1/9। ठीक है, यानी कि 1/9 इंटू 1/9 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब दोस्तों इसमें से मुझे सिर्फ 8 पार्ट मिलेंगे। ठीक है, 1 पार्ट इज रिमूव्ड एंड एरिया ऑफ 8 पार्ट्स कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 9 इंटू 9। ओके, सो ये एक पार्ट का था। ठीक है, सो एरिया ऑफ ऑल 8 पार्ट्स कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8, यानी कि 8/9 इंटू 8/9। ओके, चलो एक बार इसको डायग्राम से फिर से समझते हैं। देखो, ये तो आपको मैंने स्टेज 2 पे कितना हो गया दोस्तों, स्टेज 2 पे कितना हो गया 8/9 इंटू 8/9 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। अब देखो को अब इस पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। देखो, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। ओके, पेन को थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलो देखो दोस्तों, ये जो मेरी यूनिट है इसका एरिया है 1 यूनिट। स्क्वायर वगैरह अभी छोड़ देते हैं सब। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट मैंने निकाल दिया। अब ये मेरे को स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने के लिए है, तो स्टेज 0 पे कितना है 1। स्टेज 1 पे देखते हैं। अब दोस्तों इस एक छोटे एरिया को देखो आप। ठीक है, ये कितना पार्ट है, यानी कि मैंने 9 पार्ट किए हैं, तो इस एक पार्ट का एरिया कितना होगा 1/9। ठीक है, और यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइन्थ जो मेरा पार्ट है वो मैंने निकाल दिया है। तो मेरे पास स्टेज 1 पे कितना एरिया बच गया, स्टेज 1 पे कितना मेरा एरिया बच गया 1/9 इंटू 8 इज इक्वल टू 8/9। ठीक है, अब देखो, अब मजा यहां से आएगा आपको। अब इस एक पार्ट को, ठीक है, इस एक पार्ट को यहां पे देखो, ये रहा। ठीक है, सॉरी, देखो इस एक पार्ट को देखोगे, ये रहा मेरा एक पार्ट। ओके, इस एक पार्ट को फिर से मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है 9 पार्ट में। ओके, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड नाइन्थ पार्ट को मैंने यहां से रिमूव कर दिया है। ठीक है, 9 पार्ट को मैंने हटा दिया, तो सिर्फ इस पार्ट का एरिया कितना था, सिर्फ इस पार्ट का एरिया था मेरा, स्टेज 2 पे करते हैं, सिर्फ इस पार्ट का एरिया था मेरा 1/9। ठीक है, अब इस 1/9 में से इस एक छोटे पार्ट का एरिया कितना होगा, उसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल मेरे 9 पार्ट हैं। अब इन 9 पार्ट में से एक पार्ट तो मैंने निकाल दिया रेड वाला, कितने रह गए 8, तो 8 पार्ट का कितना होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मेरे पास टोटल 8 पार्ट्स और हैं, यानी कि 1 2 3। ओके, ऐसे ही फिर मेरे पास 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो मैंने इस पार्ट का एरिया निकाल लिया, यहां तक, यहां तक मेरे पास इस पार्ट का एरिया आ गया। अब मैं अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास क्या हो गया है, इस पूरे स्टेज 2 में जो रेड एरिया है वो आ जाएगा इंटू 8। ठीक है, तो ऊपर भी मेरे 2 8 हो गए, नीचे भी, नीचे 2 9 हो गए, 8/9 इंटू 8/9। तो देखो, अब दोस्तों इस पैटर्न को समझो आप। ठीक है, पहले था 1, फिर हुआ 8/9, फिर हुआ 8/9 इंटू 8/9। तो ये मेरे पास एक जीपी बन रही है नहीं, जीपी की फर्स्ट टर्म है 1 और इसका कॉमन रेशियो है मेरे पास 8/9। ठीक है, अगर ऐसे ही मुझे अब स्टेज 3 का के लिए निकालना होगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, स्टेज 3 का हो जाएगा मेरे पास 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। और इसमें इसने पूछा था आपसे स्टेज 4 एंड 5 का, स्टेज 4 एंड 5 का, तो उसका भी आपका कैसे आएगा 8/9 रेज़ टू पावर 4 एंड फिफ्थ के लिए आएगा आपके पास 8/9 इंटू
स्टेज आपकी 5, ठीक है, रेज़ टू पावर 5। तो चलो, ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको ये पूरा डिटेल में क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको बता दिया। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्या-क्या पूछा था। सो ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, ठीक है? अ, ओके। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्टेज 1, 2, 3, ठीक है? इसका आ गया था मेरा 1, इसका आ गया था मेरा 8/9, इसका मेरा 8/9 इंटू 8/9, ठीक है? अब थर्ड का मैंने कैसे निकालूँगा मैं? ठीक है, थर्ड का निकालने के लिए या तो मुझे फिर से बहुत यही सब कुछ लिखना पड़ेगा या फिर आप लिख सकते हो ऐसे इसको, ठीक है? इसको आप जीपी से सोल्व कर लीजिए, ठीक है? अ, सो सो आपका सीक्वेंस क्या बन रहा है दोस्तों? सीक्वेंस ऑफ एरिया एट एवरी स्टेज इज़ क्या था मेरा? स्टेज 1 पे क्या था मेरा? 8/9, स्टेज 2 पे 8/9 इंटू 8/9, ठीक है? और इसमें मेरी क्या होगी? फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 8/9 एंड रेशियो क्या आएगा मेरा? 8/9 कॉमन रेशियो। तो स्टेज 3 में भी क्या होगा दोस्तों? स्टेज 3 में मेरा आ जाएगा अ, एन इज़ इक्वल टू ए मीन्स मेरा स्टार्टिंग की टर्म आर, ठीक है? इंटू n-1 मगर मुझे 3 3 है तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है? यानी कि 8/9 इंटू 8/9 इंटू 8/9, ठीक है? यानी कि 8/9 रेज़ टू पावर 3, ओके? तो ऐसे ही आपका 4th एंड 5th के लिए आ जाएगा 8/9 रेज़ टू पावर 4 एंड 8/9 रेज़ टू पावर 5th। सो अब ये आपको कहता है कि एक्सप्लिसिट फ़ॉर्मूला निकालना है इसके लिए। फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला हमारा था एक्सप्लिसिट, ओके? तो दोस्तों इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी? 1, फिर थी मेरी 8/9, फिर थी मेरी 8/9 का स्क्वायर, फिर था 8/9 का क्यूब, ऐसे, 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 ठीक है? तो मेरी T1 क्या हो जाएगी? T0, 0 स्टेज पे था ना 1, तो T0 आ जाएगी 1 और Tn क्या होगा? 8/9 रेज़ टू पावर n, 4 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है? और इसका रिकर्सिव रूल क्या हो जाएगा दोस्तों? उसमें भी पहले मुझे एक टर्म तो डिफाइन ही करनी पड़ेगी। T0 मैंने 1 कर दिया और उसके बाद जो मेरा Tn है वो क्या हो जाएगा? 8/9 इंटू टी रेज़ टू पावर Tn माइनस 1 टर्म, ठीक है? 4 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके? सो अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे कि बिल्कुल लास्ट में है और उसका अभी आंसर आपको देना है ज़रूरी। व्हाट हैपेंस टू दिस एरिया एज़ एन द नंबर ऑफ स्टेज गोज़ ऑन इंक्रीज़िंग, ठीक है? तो ये कहता है कि देखो, अब ज जैसे-जैसे मेरी स्टेज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है दोस्तों? आपको दिख रहा होगा, जब पहली स्टेज बढ़ी थी तो आपका 1/8 एरिया चला गया था, इसमें से ये निकल गया था। फिर हर एरिया में से 1/8 निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी ऐसे। फिर इस छोटे में से भी और आपका निकल गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो जैसे-जैसे आपकी स्टेज बढ़ रही है, वैसे-वैसे आपका एरिया कम हो रहा है, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस टू इतना स्टेज बोर्न विद इन, ठीक है? बस आप इसको लिख दो। अपनी सिंपल किसी भी लैंग्वेज में आप इसको बना के लिख दो। एज़ द एन नंबर ऑफ स्टेज increases, the area, the red area goes on decreasing, goes on decreasing, decreasing। और दोस्तों हाँ, जाते-जाते तो ये बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है? अब देखो हर बार 8 रेज़ टू पावर 9 बढ़ रहा है की पावर बढ़ रही है तो वो कम होता जाएगा आपका एरिया, ठीक है? तो दोस्तों इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको ये 7th क्वेश्चन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए। आई होप बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? जो मैंने यहाँ पे ये आपको लैंग्वेज लिखी है ये आप अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। सिर्फ़ आपको एग्ज़ामिनर को क्लियर करना है, ठीक है? तो ऐसे से ऐसा करने से नहीं होगा कि बस आप ये छोटा-सा लिख दीजिए कि एरिया 1/1 8/9 8/9 उससे
क्वेश्चन तो ठीक है वो, आंसर आ रहा है आपका, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, एग्ज़ामिनर को आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम ये क्वेश्चन खत्म करते हैं।